9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 लीडर समिट आयोजित होने वाला है। उससे पहले हम G20 परिवार के सदस्यों से आपका परिचय करा देते हैं। आज चीन की कहानी आप जानेंगे। चीन भारत के उत्तर में है, इसके पूर्व में समंदर है, बाकी तरफ जमीन। 1963 में पाकिस्तान ने पीओके का कुछ हिस्सा चीन को सौंप दिया था, एक तरफा तरीके से। इस तरह पाकिस्तान भी चीन का एक पड़ोसी हुआ और कुल पड़ोसियों की संख्या हुई 14, लेकिन भारत इसे अवैध कब्जा मानता है। हमारे हिसाब से चीन के 13 ही पड़ोसी हैं: भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, नॉर्थ कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। चीन की आबादी लगभग 143 करोड़ है। यूनाइटेड नेशंस ने अप्रैल 2023 में दावा किया कि चीन आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका वन चाइल्ड पॉलिसी की रही है। हालांकि ये चीन के लिए मुसीबत भी बन गई है। चीन क्षेत्रफल के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, रूस और कनाडा के बाद। राजधानी इसकी बीजिंग है, जो कि नई दिल्ली से हवाई रास्ते से आप जाएंगे तो 3800 किलोमीटर के करीब पड़ेगी। चीन की हिस्ट्री पर आते हैं। चीन का जो ज्ञात इतिहास है वो कम से कम 9000 साल पुराना है। ये दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। बाकी 3 कौन कौन सी हैं? मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी। 1911 से पहले तक चीन में राजशाही थी। फिर सन यात सेन ने चिंग वंश के आखिरी राजा को गद्दी से उतार दिया। गणतंत्र की नींव रखी गई। इस तरह 10 बरस बाद मॉस्को से व्लादिमीर लेनिन के कुछ एजेंट्स चीन में दाखिल हुए और अपने साथ कम्युनिज्म लेके आए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP की स्थापना हुई। पहली बैठक में बुलाए लोगों में एक टीचर भी था जो आगे चलकर चीन का भविष्य बदलने वाला था, और उसका नाम था माओ जेडोंग। जिस वक्त CCP बनी तब चीन में सिविल वॉर चल रहा था। अब सन यात सेन की कुओमिंतांग यानी कि KMT को शासन चलाने का मौका नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने CCP से हाथ मिला लिया। 1925 में सन यात सेन की मौत हुई। कमान चियांग काई शेक के पास आई। उनको कम्युनिस्टों से नफरत थी, उनके बीच झगड़ा चलने लगा। अक्टूबर 1949 में KMT हार गई। उनका नेता था चियांग काई शेक। वो सारा साजो सामान लेकर ताइवान चले गए। चीन ताइवान को अपना अब भी लेकिन अभिन्न हिस्सा मानता है। इधर माओ ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि PRC की नींव रखी। CCP ही सरकार बन गई। इसके बाद माओ सुप्रीम लीडर बने। 1976 में मौत तक सर्वे सर्वा बने रहे। कुर्सी बचाने के लिए कई सनकी फैसले इन्होंने लिए। 3 को याद रखा जाता है: 100 फ्लावर्स मूवमेंट, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन। माओ ने कहा कि बीती एक सदी से चीन को विदेशी शासकों, आप जापान और पश्चिम भी पढ़ सकते हैं इसे, उन्होंने दबा कर रखा। इसलिए चीन पिछड़ता रहा, उसके हितों का ध्यान नहीं रखा गया। माओ ने इस दौर को द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन नाम दिया और कहा कि इस दौर में हुए किसी संधि या समझौते को चीन नहीं मानेगा, क्योंकि ये सब एक तरफा थे, चीन के खिलाफ थे। माओ ने इसी कथित ह्यूमिलिएशन को दूर करने का दावा किया, बीड़ा उठाया। माओ के बाद आए डेंग जियाओपिंग। 1978 से 1989 तक सुप्रीम लीडर ये रहे। उन्होंने चीन को बाकी दुनिया के लिए खोला। उन्हें आधुनिक चीन के इतिहास का दूसरा सबसे निर्णायक नेता माना जाता है। जहां तक शी जिनपिंग की बात है, वो 2012 से सुप्रीम लीडर हैं, आजीवन बने रहने का इंतजाम कर चुके हैं। जानकार कहते हैं कि अगर ऐसा ही चला तो वो माओ और जियाओपिंग को पीछे छोड़ सकते हैं। करेंसी का नाम है युआन, जो कि चीन में चलती है। चीन इसी युआन के दम पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक चीन की GDP $19.37 बिलियन या भारतीय रुपयों में 1607 लाख करोड़ है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम चीन की लगभग 11,35,000 रुपए है, यानी भारत से 5 गुना ज्यादा। लेन देन कैसा है भारत और चीन के बीच? भारत और चीन के बीच व्यापार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक 2021-22 में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ दोनों देशों के बीच। भारत ने 2 लाख करोड़ का सामान चीन को बेचा, जबकि 8 लाख करोड़ का सामान चीन से खरीद लिया। यानी आयात निर्यात से 6 लाख करोड़ रुपए ज्यादा रहा, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा। अब ये घाटा किन चीजों के लेन देन से पैदा हो रहा है जो हमें हो रहा है, ये समझ लेते हैं। अपन चीन से मंगवाते हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक आइटम्स वगैरह। चीन हमसे क्या खरीदता है? मिनरल ऑयल, लौह अयस्क, रिफाइंड कॉपर, मछली, नमक वगैरह।
भारत ने हमेशा से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी को मान्यता दी है। अप्रैल 1950 में डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए, राजनयिक संबंध। 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन के दौरे पर भी गए, माओ से मिले। वैसे माओ कभी भारत नहीं आए, हालांकि उनके प्रीमियर चाओ एन लाई ने कई दफा भारत का दौरा किया। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, भारत को हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े रहे। 1993 में नरसिम्हा राव चीन गए। उस दौरे पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC को लेकर समझौते हुए, मगर चीन उस पर कायम नहीं रहा है। यही चीज़ हमने 2020 की गर्मियों में देखी, जब चीन ने वादा खिलाफी करते हुए पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की कोशिश की। गलवान घाटी में संघर्ष हुआ, 20 जवान भारत के वीर गति को प्राप्त हुए। चीन ने अपना जो नुकसान हुआ उसे कभी कबूला नहीं, एक्चुअल फिगर्स नहीं डिस्कस किए दुनिया के साथ। नतीजे में एक बॉर्डर फेस ऑफ शुरू हुआ, दोनों तरफ से फौज तैनात हुई हजारों लाखों की संख्या में। कुछ इलाकों में तनाव कम करने के प्रयास सफल भी हुए, लेकिन अभी भी हम अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति यानी स्टेटस को एंटे को नहीं हासिल कर पाए हैं। भारत ब्रिक्स, SCO और G20 जैसे संगठनों में चीन के साथ वैसे बना हुआ है। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2015 में पहली बार चीन के दौरे पर गए थे। अब तक 5 बार जा चुके हैं बहैसियत प्रधानमंत्री। जून 2018 के बाद से वो नहीं गए हैं। वैसे शी जिनपिंग आखिरी बार अक्टूबर 2019 में आए थे और दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट के दौरान हुई थी। चीन का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? चीन वन पार्टी स्टेट है। कम्युनिस्ट पार्टी ही यहाँ की सरकार चलाती है, या कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार है। जनरल सेक्रेटरी पार्टी के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और उनका चुनाव नेशनल कांग्रेस की बैठक में किया जाता है। अब ये बैठक 5 वर्ष में एक बार होती है। नेशनल कांग्रेस आखिरी दफा अक्टूबर 2022 में बैठी थी। ये तो हुई पार्टी की बात। सरकार की कमान राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति सरकार के साथ साथ स्टेट के भी मुखिया होते हैं। अधिकतर मौकों पर CCP के जनरल सेक्रेटरी ही राष्ट्रपति भी होते हैं, जैसे अभी शी जिनपिंग हैं। चीन में राष्ट्रपति का चुनाव नेशनल पीपल्स कांग्रेस NPC करती है। NPC चीन की संसद है। इसके सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। इसकी बैठक हर साल होती रहती है और ये नेशनल कांग्रेस से अलग है। NPC की आखिरी बैठक मार्च 2023 में हुई थी। शी जिनपिंग अक्टूबर 2012 में जनरल सेक्रेटरी बन गए थे। मार्च 2013 में उन्हें राष्ट्रपति भी बनाया गया और तब से वो कुर्सी पर जो बने हुए हैं तो बने ही हुए हैं। अक्टूबर 2022 में उन्हें जनरल सेक्रेटरी और मार्च 2023 में राष्ट्रपति का तीसरा टर्म मिल गया। आमतौर पर CCP में 68 बरस की उम्र सीमा है। जिनपिंग तीसरा टर्म लेते समय इस सीमा को ब्रीच कर चुके थे, तब उनकी उम्र थी 69 बरस, 69। चीन में राष्ट्रपति के पद पर 2 टर्म का नियम था, माने एक व्यक्ति 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकता है। शी जिनपिंग ने सीमा को हटा दिया है, यानी कि वो चाहें तो आजीवन राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। शी के पिता माओ की सेना में थे। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान नौजवान जिनपिंग को एक सुदूर गांव में मजदूरी के लिए भेजा गया। माओ की मौत के बाद जिनपिंग वापस लौटे, साथ में उनका जीवन भी ट्रैक पर आया। पार्टी में वो पनपे, फुजियान और शंघाई में गवर्नर के तौर पर काम किया। सन 2000 वाले दशक में जिनपिंग CCP के पोलित ब्यूरो में जगह बनाने में कामयाब हो गए, यानी 21वीं सदी जैसे ही आई CCP की एपेक्स बॉडी में वो पनप गए। 2012 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए, जैसे हमने कुछ ही देर पहले बताया। उसके बाद से उनकी स्थिति लगातार मजबूत ही हुई है। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो ज्यादा मजबूत प्रेसिडेंट बनते गए। इसके बावजूद उन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, सिर्फ अपने फैसले सुना देते हैं। वो पार्टी की मीटिंग्स में दिए भाषण महीनों बाद पब्लिक डोमेन में आते हैं, वो भी एडिटेड फॉर्म में। उनके परिवार के बारे में शायद ही कभी मीडिया में बात हो पाती है। जिनपिंग के बारे में जितनी जानकारी उपलब्ध है उनमें से अधिकतर सरकारी मीडिया ने ही रिलीज की हैं। इनमें उनका बखा नहीं किया जाता है। शी जिनपिंग ने भारत में आयोजित G20 लीडर समिट में आने से मना कर दिया। वैसे उनकी जगह प्रीमियर आएंगे उनके ली चियांग। चीन आबादी और GDP के मामले में दुनिया का दूसरा और एरिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 20,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। ट्रिविया शेयर कर रहे हैं हम। कागज, प्रिंटिंग प्रेस, बारूद और कंपस का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। चाय की खोज भी चीन में ही हुई। कोरोना महामारी की शुरुआत भी चीन के वुहान से ही मानी जाती है। चीन दुनिया की राजनीति को 2 ध्रुवों में बांटने की फिराक में है, जहां एक तरफ अमेरिका होगा और दूसरी तरफ चीन। मार्च 2023 में ईरान और सऊदी अरब के बीच दोस्ती करा चीन ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी जगह मजबूत कर ली।
ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए चीन सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरा हुआ है। तो ये था नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की हमारी 360 डिग्री कवरेज का चीन एपिसोड। इसे लिखा था हमारे साथी अभिषेक ने और कैमरे पर इसे जतिन ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप।